नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी। आज उसमें हमारी अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। तो आज हम इसी कहानी का इस वीडियो में मूल पाठ अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ दोस्तों हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है हमारी अपना अपना भाग्य, जो जैनेन्द्र कुमार जी की है। तो जो हमारी कहानी है वो कौन सी है? वो है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों आज हम इसी कहानी का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी का मैं पहले आपको थोड़ा बहुत परिचय दे दूं कि ये कहानी कैसी है। तो इस कहानी की अगर मैं कथा की बात करूं तो इस कहानी में हमें 4 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। 4 चरित्र हैं जिनके माध्यम से कहानी हमारी चलती है। उसमें जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है कथावाचक। दोस्तों ये कहानी है, ये खुद लेखक के द्वारा लिखी गई है। ये नए शैली में कहानी लिखी गई है। तो उसी में हम देखेंगे इसका जो पहला कैरेक्टर है वो कथावाचक, और दूसरा कैरेक्टर है वो है उस कथावाचक है और उसका एक मित्र है। ठीक है दोस्तों, 2 ये हैं। और एक और है जो तीसरा कैरेक्टर है वो है वकील। ठीक दोस्तों। और एक है जो 10 वर्ष का बच्चा है, यानी एक पहाड़ी बच्चा है 10 वर्ष का, जो अपने घर से भागकर शहर में आ गया है तो उस नैनीताल में। तो वो है, तो इन्हीं चारों कैरेक्टर के माध्यम से हमारी कहानी चलेगी। तो उसमें हम देखेंगे, मैं बताता चलूँगा आपको। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। यानी दोस्तों यहाँ पे जो कहानी स्टार्ट होती है तो उसमें कब का प्रवेश है? तो नैनीताल की एक संध्या है। तो नैनीताल की संध्या में जब जो कथावाचक है और उसका दोस्त है वो दोनों घूमने गए हैं। तो वहीं पे वो संध्या के समय नैनीताल में एक शहर में, उसी शहर में घूम रहे हैं। तो उसी का परिवेश लिया गया है। फिर आगे है कि हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। यानी नैनीताल में हम देखें तो वहाँ पे बर्फीला माहौल होता है। तो उसी में बादल हैं, वो कभी उनके सामने काले होते हैं, कभी नीले होते हैं, कभी सफ़ेद हो जाते हैं। उसी को दिखाया है। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पास में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। तो दोस्तों आपने अब तक कहानी में देखा कि नैनीताल की एक संध्या है, 2 मित्र वहीं पर हैं और वो क्या देख रहे हैं कि अंग्रेज लोग नैनीताल में आए हुए हैं। तो वे उन्हीं का क्रियाकलाप देख रहे हैं। आगे हम देखें, खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इटलाता निकला चला जा रहा हो। यानी जो सामने सड़क है उस पर लोगों की भीड़ जा रही है। उसमें हर तरह के लोग हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो उन्हीं की बात की गई है।
आगे हम देखें दोस्तों, जो पंक्तियाँ मैंने हाईलाइट कर रखी हैं इन पंक्तियों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये पंक्ति आपको पूछ सकता है। ये मोस्ट पंक्तियाँ हैं तो इनको आप ज़रा ध्यान से देखना कि अधिकार गर्म में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए। यानी जो अंग्रेजों के सामने जो हमारे यहाँ के लोग थे, वो प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है। वे अंग्रेजों के सामने ऐसे हैं जैसे अंग्रेज जो भी कहें वो मानने को तैयार हैं, उन्हीं की बात जो भी है उसी को तत्परता से मान लेते हैं। आगे हम देखें, भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनिहाल में भी थे। यानी अंग्रेजी लोग थे, उनके बच्चे भी थे और उन्हीं के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ लोग थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थीं और घोड़े के साथ ही साथ जरा सी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थीं। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रभाव में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे अंग्रेज हैं और कुछ अंग्रेज रमणियाँ, यानी जो अंग्रेजों की पत्नियाँ थीं वो भी हैं, जो कोई घोड़े पर सैर कर रही हैं, उसी को बताया गया है। अब हम आगे देखें कहानी में। आगे कहानी में है कि उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी, यानी जो हमारे भारत की नारियां हैं उनकी बात की गई है। तो उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज स्थिति और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थीं। यानी दोस्तों जो हमारी भारत की जो नारी हैं उनकी भी बात की गई है इसमें। आगे हम देखें, इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। जैसे वे अकड़कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। यानी दोस्तों इसमें देखना, इसमें उन्होंने बताया कि कुछ भारतीय लोग भी थे जो अंग्रेजों की तरह उनकी नकल करने पर तुले हुए थे। वो अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी दमा पुरुषोत्तम भी थे। उन्होंने यहाँ अपने लोगों को जो अंग्रेजों की नकल करते हैं उन्हें क्या बताया है, तो अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम बताया है उन्हें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे कहानी में, घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तंभ और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीपमालिका सी जगमगा रही थीं। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर भी रोशनियां तारों सी जान पड़ी थी। यहाँ पर उन्होंने संध्या के बाद जब रात होने वाली है तो उसका वर्णन किया है कि लाइटें जलने लगी हैं और बर्फ में जो लाइट है वो चमकने लगती है, उसी को बताया है। आगे हम देखें, हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। यानी फिर एक हवा के झोंके में बर्फनुमा जो कोहरा होता है वो आया और उसने इस सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया।
ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था, मानो अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रभा न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11-12 टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। तो जो कथावाचक है और उसका जो दोस्त है, तो वो आपस में दोनों बैठे बैठे वहीं पे बातें कर रहे थे। तो अब उन्हें देखा उन्होंने घड़ी में कि 11 बज गए, और जो घंटा घर से जो घंटा बजता है तो वहाँ पे 11 बजने का समय वो सूचना मिल गई। आगे देखें हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। यानी वो दोनों मित्र चल दिए तो उन्हें वहीं पर उनके दो मित्र और थे जो होटल में रुक रहे थे। तो दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। जो उनके और दो मित्र थे वो वकील थे और छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। नैनीताल में दोस्तों सर्दी होती है, और सर्दी क्या होती है, वहाँ तो बर्फ़ जमती रहती है। उसी का उन्होंने बताया कि वर्षा तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो बर्फ़ के कण थे उनसे हम सारे भीग चुके थे, हमारे ओवरकोट, उसी को बताया है। आगे हम देखें कि रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। तो जब वो सड़क के किनारे गुजर रहे थे तो पास में ही एक ताल था, और उस ताल के किनारे, सड़क के किनारे वहीं पर एक बेंच पड़ी हुई थी। मैं बेचैन हो रहा था। यानी जो कथावाचक उसका जी थोड़ा बेचैन था। तो झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। और जब उनके जो साथ का मित्र था उसने कहा कि चलो होटल पे चलेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले थोड़ी देर और बैठते हैं। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। यानी जो उसका जो कथावाचक है वो कह रहा था कि चलो अपने होटल में चल रहे हैं रूम पे, अब इतनी सर्दी में क्यों हम वो कर रहे हैं, जाके आराम से लेटेंगे। लेकिन जो कथावाचक का मित्र था वो कह रहा था, अरे ठहरो अभी थोड़ी देर और बैठेंगे। तो फिर वो कहता है, कथावाचक का जो मित्र है वो कहता है, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। यानी उनकी तरफ कोई आ रहा था। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। यानी दोस्तों जो बच्चा आ रहा था, तो उसकी एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर दोस्तों मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि उस बच्चे की उम्र इसमें कितनी बताई गई है, तो 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। तो बच्चा कितने वर्ष का था, तो 10 वर्ष का बच्चा होगा कोई। तो आगे हम देखें, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। यानी वो बच्चा गोरा है और उस पर इतना मैल है, वो इतना गंदा है कि वो काला उन्हें लग रहा है। आगे अच्छी बड़ी पर रूखी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वो हमें न देख पाया, वो जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान में देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। तो जब वो लड़का उनके पास से गुजर रहा था तो वो अस्त व्यस्त था, अपने में था। तो उसके मित्र ने कहा, उसे बुलाया कि जरा इधर आओ। तो उसने अपने उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया।
तू कहाँ जा रहा है? तो लेखक मित्र ने कहा, तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? तो उसके दोस्त ने कहा कि जब दुनिया सो गई है तो तू क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुंह फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? तो बालक कहता है कि यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। यानी जो लड़का नौकरी करता था, तो वो एक होटल पे नौकरी करता था वो लड़का। तो वहाँ पर उसे क्या मिलता था कि सब काम करता था, तो उसके बदले में उसे 1 रुपया मिलता था और खाने के लिए झूठा खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा? तो लड़का कहता है कि हाँ। फिर वो कहते हैं कि बाहर चलेगा? कि हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो लड़के का गांव है तो वो शहर से कितना दूर है? तो 15 कोस दूर है जहाँ उसका गांव है, वहाँ से वो आया था। तू भाग आया? हाँ। क्यों? तो लड़का, जब वो कहते हैं कि तू गांव से भाग आया है, तो लड़का कहता है कि हाँ। तो फिर वो पूछते हैं कि तू गांव से क्यों भाग आया? तो वो लड़का कहता है, मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, तो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मरता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, तो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, अब वह नहीं है। जब वो कहता है कि अब वो वह नहीं है, मेरे साथ एक और मेरा साथी आया था मेरे गांव से ही, लेकिन अब वो नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो कहाँ गया? कि मर गया। मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। तो जो उसके साथ का आया था, तो उसका जो मालिक था उसने उसे इतना मारा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर वो कहते हैं कि अच्छा चल, तू हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। जब वो लौट के जा रहे थे, तो उनके जो वकील दोस्त थे उनका होटल रास्ते में ही पड़ता था। तो वो उनके होटल पर गए। वकील साहब, उन्होंने पुकारा। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, यह पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। तो जब उन्होंने वकील से कहा, अपने दोस्त से, कि अगर तुमने बोला था कि हमें नौकर की ज़रूरत है, तो ये लड़का है, इसे आप अपना नौकर रख लो। ये मुझे बेईमान नहीं लग रहा है, ये सही है। तो जब वो वकील सुनता है, तो वो कहता है कि नहीं, इन जो पहाड़ी लोग हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, ये शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में इनके गुल छिपे हैं। तो वो मना कर देता है। उठा लाएं कहीं से। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। फिर जब वो कहते हैं कि मानिए, हमारी बात भी मानिए, ये लड़का अच्छा निकलेगा, आप भी जी बस खूब है। ये ऐसे ऐरे गहरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ये नौकर, आप ले जाओ, और वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर छठ कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। तो उनमें से जब उस दोस्त ने कहा कि उसने अपनी जेब में हाथ डाला कि कुछ रुपए इसे दे दूं तो ये कुछ खा लेगा, तो जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसने क्या देखा कि उसकी जेब में 10-10 के ही नोट हैं, कोई खुला है नहीं। तो नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। तो फिर उसके ने अपने दोस्त से कहा, तो उसने देखा, तो उसने भी कहा कि मेरे पास भी नोट हैं। तो फिर वो आपस में बात करते हैं कि सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सब
सब कपाकर मित्र ने मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि, तब उसके मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, इससे हमें एक 10 का नोट दे देते हैं। तो फिर वो मित्र कहता है कि नहीं, हृदय में इतनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो फिर तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आए तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। तो उन्होंने लड़के को कहाँ पर मिलने के लिए बुलाया? तो कल के लिए उन्होंने बोल दिया कि होटल डी पब में वह रहते हैं, वहीं पर कल वो आके 10 बजे मिल ले। ठीक है दोस्तों, इस होटल का नाम ध्यान रखना दोस्तों, ये होटल कौन सा है? तो होटल डी पब है। लड़का कहता है फिर, हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? कि हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? तो उन्होंने कहा कि, लड़का जब कहने लगा ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कि तू सोएगा कहाँ? तो लड़का कहता है, यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। तो फिर वो दोनों कहते हैं, कोई बात नहीं, जो है उसे जाने दो, हम दोनों आराम से पहले बिस्तर में चलते हैं, गर्म होते हैं। ये फिलॉसफी तो चलती रहेगी, दुनिया है। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पश के दुलारे का वो बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल टी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म करने चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। तो फिर उन लोगों ने जब जो से पता दिया था लड़के को कि तू हमारे होटल डी पब में आ जाना 10 बजे, तो वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लड़का नहीं आया। तो फिर वो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना जो जो हम अपनी सैर करने आए हैं तो वो खुशी खुशी करते हैं, और ख़त्म करने के वो चलने के इरादे से चल दिए। जैसे ही मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। तो जैसे ही वो मोटर में बैठने वाले थे, उन्हें अचानक ये समाचार मिलता है कि एक लड़का, जो कल रात में एक पहाड़ी लड़का था, वो ठंड से ठिठुरकर मर गया। तो जैसे ही वो सुनते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। यानी लेखक कहता है कि मरने के लिए उसके पास था ही क्या? वो 10 वर्ष की उम्र, काले चिथड़ी कमीज। मानो दुनिया के आदमियों ने उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। जिन लोगों ने उसे वहां पर देखा था, जो पूरी रात बाहर सर्दी में पड़ा रहा था, कोहरा था, तो उसने उन्होंने बताया कि उसके मुंह पर, छाती पर, मुट्ठियों, पैरों, यानी उसके शरीर पर बर्फ से वो पूरा ढक गया था। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया हो। तो लेखक कहता है कि मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए, यानी इस दुनिया की जो कुरीतियां हैं उनको ढकने के लिए स्वयं भगवान ने या प्रकृति ने उसके सर पर सफ़ेद ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। यानी जो ठंडे कफन के रूप में जो बर्फ है, वो ही भगवान ने उसे उड़ा दी। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। फिर उन्होंने कुछ सोचा और बोला कि अपना अपना भाग्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? जो जो मैंने मोस्ट पंक्तियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम इस कहानी का तथ्यपरक अध्ययन करेंगे कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, उनका क्या रोल है, वो सब हम दूसरी वाली कहानी वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस कहानी की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है राधे हिंदी एकेडमी, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के में, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका PDF आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।